आगे आपको याद रखनी एक हंसा, हंसा याद रखना, हंसावली, हंसावली। और हंसावली की याद में रखना मधु, मधुमालती, मंजन की रचना मधुमालती। और एक यहाँ पे मृगावती, मृगावती। इसमें कन्फ्यूजन होगा इसलिए याद रखना। हंसावली, इसके अंदर हंसावली में क्या है कि इसकी नायिका, इसकी नायिका पूर्व जन्म में पक्षिणी बताई गई है। यानी हंसावली की जो नायिका है वो पूर्व जन्म में, पहले जन्म में क्या बताएगी? पक्षिणी। तो याद कैसे रखोगे? जैसे हंस जो होता है, हंस वो पुल्लिंग होगा, ये हंसावली स्त्री लेंगे तो पक्षिणी थी, यानी पहले जन्म में क्या थी? हंस। हंस भी एक पक्षी है, तो हंसावली क्या होगी? एक पक्षिणी होगी। तो पहले जन्म में ये क्या थी? पक्षिणी थी। और मधुमालती में आपको याद रखना है, क्या याद रखना? एक तो याद रखना है इसमें उप, एक याद रखना ये साप, उप, शाप और बहु। क्या है? बहु से याद रखना, इसमें बहु पत्नीवाद नहीं है, बहु पत्नीवाद नहीं, बहु पत्नीवाद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो जो नायक होता है उसकी एक ही नायिका होती है, एक ही रानी होती है, बहुत सारी रानियाँ नहीं होती है। ठीक है, तो ये खास बात होगी। और उप से याद रखना, ये मधुमालती के अंदर आपको उपनायक भी मिलेगा। उपनायक कौन है? चंदा, सॉरी, उपनायक आपको मिलेगा कौन? ताराचंद। उपनायक व उपनायिका, उपनायिका भी है। यानी एक मात्र ऐसी प्रेमिका है जिसके अंदर उपनायक भी है और उपनायिका भी है। उपनायिका कौन है इसके अंदर? उपनायिका, तो उसका नाम है प्रेमा। और सांप जो होगा, इस सांप से याद रखना आप, सांप से याद रखना कि इसकी नायिका को माँ ने सांप दिया तो वह पक्षिणी, तो वह पक्षी बन गई। मधुमालती में तो है ना, इसकी माँ क्या करती है? जल लेकर उसके ऊपर ऐसे सांप देने के लिए वो छिड़कती है, तो वो जो नायिका क्या बन जाती है? पक्षी बन जाती है। ये तो इस जन्म में पक्षी बनती है उस कहानी के अंदर। लेकिन हंसावली में ऐसा नहीं, हंसावली में पहले जन्म में पक्षी बनती, ऐसा बताया गया। इसमें तो उसी कहानी में है ना, करंट में इसको माँ के द्वारा श्राप देने पर ये पक्षी बन गई थी। और मृगावती में आपको याद रखना है कि इसकी नायिका, इसकी नायिका उड़ने की कला जानती थी, उड़ने की, लेकिन पक्षिणी नहीं थी, लेकिन उड़ने की कला जानती थी। याद कैसे करोगे? मृग जब कूदता है ना, तो छलांग मारता है ना, तो वो उड़ता है, तो ये उड़ता से याद रखना, ये उड़ने की कला जानती थी। ठीक है, और हंसावली में पक्षिणी थी पहले जन्म में। मधुमालती में तीन बातें याद रखना, उप, शाप और बहु। यानी एक मात्र ऐसी रचना जिसके अंदर उपनायक भी है और उपनायिका भी है। उपनायक पूछे तो कौन है? ताराचंद। उपनायिका कौन है? प्रेमा है। शाप क्या है कि मधुमालती के, इसके अंदर जो नायिका होती है जिसका नाम मधुमालती ही होता है, उसको उसकी माँ के द्वारा शाप देने पर वो क्या बन जाती है? पक्षी। और ये मात्र एक मात्र ऐसी है जिसके अंदर बहुपत्नीवाद नहीं है, बाकी सब में बहुपत्नीवाद है। ठीक है, और इसका नायक और नायिका के बारे में आपको पता है। नायक होता है इसके अंदर मनोहर, कौन होता है? मनोहर। और नायिका कौन है? मधुमालती, मधुमालती। तो मनोहर, मधु, मनोहर, मधु, मनोहर, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए ये मनोहर को सिर्फ मधु ही चाहिए और कोई बहू नहीं चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं इसके चंदा, चंदा यानी कि मुला दाऊद है। इसकी नायिका तो ये खुद चंदायन है, नायिका। आपने याद रखना नायक, याद रखना नायक। नायिका तो कौन है? चंदायन खुद होगी ना भाई। हमने नोट में लिख दिया कि सभी नायिका, सभी प्रेमा कहने के नाम लोग नायिकाओं के नाम है, तो चंदायन की नायिका कौन है? चंदा। चलो लिख भी दे रहा हूँ यार, नायिका कौन है? चंदा, चंदा हुई। तो नायक कौन है? देखो चंदा, चंदा के लिए आपको क्या गाना पड़ेगा? लोर, लोरी गाने में याद रखना, ऐसे याद है। चंदायन के लिए उसका जो नायक होता था क्या गाता था? लोरी, लोरी गाता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लोर।
चंदायन के लिए उसका नायक हमेशा उसको सुलाने के लिए सोना बाबू कर गया ना, तो लोरी गाता था, लोरी गा के सुलाता था चंदायन को, तो इसलिए है जो उसका नाम क्या पड़ गया, लोर। हाँ, चंदा और लखन सेन, आगे रचना है लखन सेन पद्मावती, क्रम से मैं कर रहा हूँ, पद्मावती, लखन सेन, पद्मावती। इसमें जो लखन सेन जो है, ये लखन सेन कौन होता है, नायक, और ये पद्मावती कौन होती है, नायिका। ठीक है, लखन सेन तो नायक है, पद्मावती क्या होती है, नायिका। इसके बाद में सत्यवती और मृगावती और पद्मावती। इसके नायक और नायिका कौन है, सत्यवती की। तो सत्य में तो नायिका तो क्या कौन हो जाएगी, नायिका तो सत्यवती हो जाएगी। लेकिन नायक जो इसके ना, ये याद रखो, नायक सत्य, नायक है ऋतुपर्ण, सत्यवती के नायक कौन है, ऋतुपर्ण, ये याद रखो, थोड़ा अलग है ना, ये याद रखना। मृगावती की जो नायक और नायिका, तो नायक इसके जो मृगावती है, इसके जो नायिका तो होगी मृगावती होगी नायिका। ठीक है, और नायक कौन था, राजकुमार, हमने ट्रिक से याद कर लिया था, राजकुमार। पद्मावती में देखो नायक कौन होता है, रतन सेन, नायिका कौन होती है, पद्मावती। जान कवि, बहुत ही मोस्ट जान कवि है ना, ये शेखावाटी क्षेत्र के रहने वाले, कहाँ थे, ये शेखावाटी क्षेत्र के थे। ठीक, इन्होंने कुल काव्य जो लिखे थे ना, वो लिखे थे 78, कितने लिखे थे, 78, जिसमें 29 जो थे ना वो प्रेमाख्यानक, मतलब प्रेम कहानी पर आधारित है, प्रेमाख्यानक। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि या लेखक। तो सबसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रेमाख्यानक रचनाएं जो लिखी वो किसने लिखी थी, जान कवि ने, और ये कहाँ के थे, शेखावाटी के थे। इन्होंने कुल रचनाएं कितने लिखी थी, 78, उसमें से 29 रचनाएं क्या थी, प्रेमाख्यान यानी प्रेम पर आधारित थे। ठीक है, ये बात। तीसरी बात क्या है, इनकी रचनाओं के प्रारंभ में कथा शब्द मिलता है, के प्रारंभ में कथा शब्द मिलता है। कैसे, जैसे कथा कनकावती, कथा कमलावती, जैसे कथा कलावती, जैसे कथा मोहिनी, कथा रूप मंजरी। इस तरह से यानी कि रचनाओं का भी क्या होता है, कथा। तो सारी रचनाओं में ये मिलता है। तो ये पहचान है, जब भी इसकी रचना पहुंची जाए और आगे कथा हो तो समझ लो किसकी रचना, जान कवि की। अब हम लोग पद्मावत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पद्मावत ग्रंथ है ना, उसके बारे में। इसके लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनके बारे में सबसे पहले पद्मावत के अंदर जो खंड है ना, कितने, 57 खंड है। ठीक है, और इसके अंदर जो नागमती खंड है, कौन सा, नागमती खंड जो ये क्या है, ये हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि। यानी पद्मावत में कुल कितने खंड है, 57 खंड है। उसमें से एक नागमती खंड है ना, वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। बहुत ही जबरदस्त ये लिखा गया है। और आगे यदि हम बात करें तो इसके पूर्वार्ध
पूर्वार्ध भाग, पूर्वार्ध भाग काल्पनिक माना जाता है, काल्पनिक माना, पूर्वार्ध भाग काल्पनिक माना जाता है। पूरे से आधे से जो पहले वाला जो आधा भाग है ना, पूर्वार्ध पहले वाला आधा भाग, वो क्या माना जाता है, काल्पनिक माना जाता है। ये विशेष आपको याद रखनी है बात। और इसके अंदर कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, क्या हुए, जैसे इसके अंदर एक कौन होता है, एक रतन सेन होता है और पद्मावती होती है, पद्मावती, और कौन होते हैं, नागमती, रतन सेन, पद्मावती, नागमती, और हीरामन तोता, हीरामन तोता, और राघव चेतन, और होता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ये इसके अंदर पात्र है। उसमें से प्रतीक यहाँ देखना, प्रतीक क्या है, क्या प्रतीक है, कोई ना कोई प्रतीक या चिन्ह दिया हुआ है क्या, जैसे रतन सेन को कहा ये आत्मा का प्रतीक है, किसका है, आत्मा का। पद्मावती जो है ये परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा। अगर वहाँ परमात्मा नहीं दिया हुआ तो लिख देना अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक बुद्धि। और नागमती आपके हैं लौकिक या फिर सांसारिक, लौकिक या सांसारिक बुद्धि। और हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक है, और ये दोनों आपके शैतान के प्रतीक है, किसके, शैतान के प्रतीक है। आगे जायसी जो है, जायसी के अन्य ग्रंथ कौन से हैं, अन्य ग्रंथ, जायसी के अन्य ग्रंथ में आप याद रखना आ का चित्र और चित्र मसल। तो चित्र से याद रखना चित्ररेखा, मसल से मसलनामा, मसलनामा। और से याद रखना अखरावट, अखरा, अखरावट। आ से याद रखना आखिरी कलाम, और का से याद रखना काना वट, कहरा, कहरा नामा, कहरा नामा, और ये काना वट, ठीक है, काना वट हो गया, चित्ररेखा हो गया, और ये मसलानामा, मसलनामा या मसलानामा, ये इनके अन्य ग्रंथ है। तो याद हो जाएगा, आ से यानी अखरावट आखिरी कलाम, क से कहरा नामा और कानावट, चित्ररेखा और मसलानामा, ये इनके। अब हम कुछ प्रेमाख्यानों के बारे में बात करते हैं कि जैसे ये विशेष बात दे रहे हैं कि सभी प्रेमाख्यानक, सभी प्रेमाख्यानक में 5 अर्दली, ये अर्दली क्या है, एक चौपाई की तरह कोई छंद है, 5 अर्दली, 5 अर्दली के बाद, 5 अर्दली के बाद एक दोहा, 5 अर्दली, जैसे 1 अर्दली, 2 अर्दली, 3, 4, 5, ये 5 अर्दली होगी, उसके बाद प्लस 1 क्या होता है, दोहा, फिर वापस 5 अर्दली, प्लस के बाद 5 अर्दली, 3, 4, 5 अर्दली, उसके बाद प्लस 1 दोहा। तो ये शैली जो इसके अंदर जायसी की रचना है, जायसी और उस्मान, जायसी और उस्मान की यदि आप रचनाएं देखोगे तो जायसी उस्मान, जायसी उस्मान, जायसी उस्मान, से 7 अर्दली के बाद में, 7 अर्दली के बाद में क्या है, एक दोहा। यानी बाकी तो उस पूरे प्रेमाख्यान में 5 अर्दली के बाद एक दोहा, लेकिन जायसी और उस्मान की रचनाओं में 7 अर्दलियाँ मिलेगी, उसके बाद में एक दोहा है। और तुलसी की जो है ना, तुलसी की रचना में आपको 8 अर्दलियों के बाद में एक दोहा, तुलसी के बारे में, ठीक है ये। लेकिन एक है आपके अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी, 5 अर्दली के बाद में अनुराग बांसुरी में 5 अर्दली के बाद में एक क्या है, बरवे, ये ध्यान रखना, बरवे छंद है, दोहे की तरह एक छंद है। तो सभी प्रेमाख्यान 5 अर्दली के बाद एक दोहा है,
जय सुष्मान जय सुष्मान 7 7, जय सुष्मान 7 अर्दली के बाद एक दुआ, तुलसी में 8 अर्दली के बाद एक दुआ है। और अनुराग बांसुरी जो नूर मोहम्मद की रचना है उसमें 5 अर्दलियों के बाद में एक दुआ नहीं दिया बल्कि ये दिया एक बरवे दिया। बांसुरी की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं या प्रवृत्ति इनकी क्या है। तो पहली बात इनकी क्या है कि इनकी जो शैली, यानी जिस शैली का प्रयोग करते थे ना उसका नाम मसनवी शैली, मसनवी शैली। तो ये सूफी प्रेमीगण जो अपनी शैली कौन सी मसनवी शैली का प्रयोग करते, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। मसनवी शैली में क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना ईश्वर को याद किया जाता है। किसको, ईश्वर यानी अल्लाह। पहले इसमें अल्लाह का दुआ याद करते हैं, अल्लाह के बाद में पैगंबर हज मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद शाह। और तीसरे में याद करते हैं शाही वक्त को, शाही वक्त यानी ये जिस राजा के दरबार में रहते हैं ना उस राजा को याद करते, उसके बाद अपनी रचना भी क्या करते हैं। भाषा हमने देखी कौन सी भाषा, अवधी का भाषा प्रयोग करते थे। और ये छंद ज़्यादातर इनका देखोगे तो ये दोहा और चौपाई इसी का ही प्रयोग करते थे, दोहा और चौपाई का। और इनकी रचनाएं अधिकतर प्रेम कहानी पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा रस का प्रयोग अधिक हुआ है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और 5 नंबर में इनकी सभी जो रचनाएं हैं ना ये नायिका प्रधान साहित्य है, नायिका प्रधान साहित्य है। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना, यानी लौकिक सांसारिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना इसके माध्यम से की गई है। और 7वां पॉइंट आप याद रखना है इसके अंदर जितने भी कवि है ना वो कौन है पता है, मुस्लिम कवि है। 8वां याद रखना इनका जो साहित्य है ना ये प्रतीकात्मक काव्य का क्या मतलब हुआ, मतलब कि जैसे कि इनको ना प्रतीक को इनको प्रतीक दिया गया है। जैसे रतन सेन को हमने देखा आत्मा है, पद्मावती को परमात्मा, इस तरह से। और 9वीं याद रखना गुरु का क्या है, महत्व। ये कुछ इसके अंदर बातें मिलती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।